हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को बनाएंगे तथा जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी का अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ऑप्शन है साल्मोनेला, राइजोबियम, ई कोलाई, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण जो होता है वो कौन से जीवाणु करते हैं, तो वो राइजोबियम को करते हैं। ठीक है, और राइजोबियम पाए कहाँ जाते हैं, तो राइजोबियम मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु हैं जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। एग्जाम्पल ले लूँ तो चने की जड़, मक्के की जड़, ये सभी के जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साल्मोनेला क्या है, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि आंतों को प्रभावित करने वाला एक आम जीवाणु रोग है। और ई कोलाई जो है ये हमारे बड़ी आंत के सीकम में पाया जाता है जो कि मल के रूप में रूपांतरित करने में यही मदद करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गिरगिट का रंग बदलना निर्भर करता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, वर्णक, वातरंध्र, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्णक। गिरगिट का रंग जो बदलता है उसमें एक प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके कारण उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, अब वो पूरा डेफिनेटली लाल बूढ़ वाला उतना नहीं, थोड़ा सा जो है कलर में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके ऊपर इस प्रकार कांटे टाइप बना होता है उसी गिरगिट के रंग बदलते हैं। हमारे घर में जो छिपकली होती है उनका रंग नहीं बदलता। ठीक है, तो किसके कारण, तो उसमें वर्णक नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसी वजह से उसमें रंग बदलते हैं। बाकी हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उनका रंग लाल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और वातरंध्र तो पता ही होगा क्या। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन है आरएनए या डीएनए, ना डीएनए ना आरएनए, केवल डीएनए, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आरएनए या डीएनए। यानी जो विषाणु होते हैं जिसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं, वायरस में या तो आरएनए हो सकते हैं या तो डीएनए हो सकते हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो ये, ना केवल डीएनए होंगे ना केवल आरएनए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरएनए डीएनए। अब वायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से। वायरस में जो है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यही डीएनए आरएनए रहते हैं और ये क्या करते हैं, सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। जो वायरस होते हैं वो किससे घिरे होते हैं, प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। पूछा जा सकता है कि वायरस जिस प्रोटीन आवरण से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, कैप्सिड कहते हैं। और क्या है, वायरस संक्रमण को फैलाने और दोहराने के लिए मेजबान कोशिका की मिशनरी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जब विषाणु अटैक करते हैं तो मेजबान कोशिका की मदद से ही वो क्या करते हैं, हमारे को प्रभावित करते हैं, हम इंसानों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है अर्थोपोडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथस, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थोपोडा। अर्थोपोडा जो हमने इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस करा रखा है, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथस के बारे में, कि अर्थोपोडा जो है कि ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इसमें ज्यादातर कीट आते हैं, सबसे बड़ा संघ है, कीट आते हैं और खास करके कीट में बहुत सारे पैर वाले, यानी कोई कीट है उसमें बहुत सारे पैर के जोड़े देखने को मिलेंगे, इस तरह के कीट पाए जाते हैं। तो बटरफ्लाई हो गए, चींटी हो गए, ये सभी अर्थोपोडा में ही आते हैं। और अर्थोपोडा जो होता है उसमें आपको खंडी भवन देखने को मिलेंगे, इस प्रकार खंड खंड सेगमेंट में बटे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कि इसमें दो चीज में देखने को आपको मिलते हैं, एक तो एनिलिडा में और एक तो अर्थोपोडा में, ये दोनों चीजों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोलस्का के बारे में हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है मोलस्का के बारे में, और प्लेटीहेलमिंथस के बारे में शायद नहीं बताया, तो प्लेटीहेलमिंथस के बारे में बता देता हूँ। प्लेटीहेलमिंथस को फीता कृमि भी कहते हैं, चपटा टाइप का होता है, इस प्रकार चपटा टाइप का होता है। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया देखिए, प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया भी एक क्या है, प्लेटीहेलमिंथस है। और प्लेटीहेलमिंथस में जो प्लेनेरिया आते हैं, ठीक है, उसमें सबसे अधिक रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी उसको काट दीजिएगा और सबसे कम समय में जल्दी से जल्दी अपना पूर्ण बॉडी बना लेते हैं कटे हुए पीस से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। यहाँ पे जो है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण होगा। ऑप्शन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हम फॉर्मूला से बना के देख लेते हैं। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी जो फोर्स बराबर होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण को ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ए, अगर हमें ए नहीं देके रखा है और एम और एफ देके रखा है तो इस प्रकार कर सकते हैं कि एम को इधर लेके आ सकते हैं, यानी ए बराबर आप कर सकते हैं एफ बटा एम, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, और तो ए तो फोर्स जितना दे के रखा है,
फोर्स कितना दे के रखा है 5 न्यूटन, तो ऊपर 5 न्यूटन लिख दीजिए, और कितना द्रव्यमान दे के रखा है 2 kg, तो 2 दे दीजिए। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 के अप्रोक्स आएगा, यानी 2.5 ही आएंगे। तो 2.5 आएंगे तो दोनों ऑप्शन में, इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा राइट आंसर है? तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन का आप एसआई मात्रक जानते हैं, एक्सेलरेशन का क्या एसआई मात्रक होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप राइट आंसर टिक कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विकिरण के गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, प्रकाश पर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, विकिरण के गुण किस पे निर्भर करते हैं? तरंगदैर्घ्य पे। अब विकिरण क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विकिरण एक ऊर्जा है, ठीक है, विकिरण वैसा ऊर्जा है जो अदृश्य तरंगों या किरणों के रूप में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, यानी गमन करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये भी एक तरंग ही है, इसीलिए तारा अगर कोई चीज तरंग रहेगा तो निर्भर किस पे करेगा? तरंगदैर्घ्य पे। तो विकिरण एक तरंग है, अदृश्य तरंग, उसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अदृश्य तरंग है तो वो तरंग है, तो निर्भर किस पे करेंगे? तरंगदैर्घ्य पे करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूं, अल्फा हो गए, बीटा हो गए, गामा हो गए, एक्सरे हो गए, ये सभी विकिरण है, यानी रेडिएशन है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 18.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर मिनट, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब आप समझ लिए पलायन वेग क्या है। पलायन वेग वैसा वेग है जब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा पृथ्वी ग्रह से गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग, यानी पृथ्वी पे आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, यानी कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक है वहां पे बार बार वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ऐसा कितना वेग से फेंकें ये ग्रेविटेशनल यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको पार कर जाए, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल पार कर जाएगा वो वापस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अंतरिक्ष यान मिसाइल वगैरह जो उड़ता है वो पलायन वेग से ही उड़ता है, यानी जितना पलायन वेग उतने पलायन वेग से उड़ता है, तब क्या होता है वो वापस नहीं आता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग है, हर जगह का पलायन वेग अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार पलायन वेग होता है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर चांद का पलायन वेग कम है, इसलिए चांद पे जो यात्री उतरते हैं ना तो वो पेट पे बोझा लेके उतरते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत चले दौड़े कूदे और पलायन वेग पार कर गया तो आदमी वापस फिर ब्रह्मांड में ही खो जाएगा। इसीलिए पलायन वेग जो होते हैं पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर। आप भी अगर किसी में कैपेसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर पत्थर फेंकिए आसमान में वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग उतना कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी, मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है। ऑप्शन है एसिटिलीन, ईथर, अमोनिया, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है एसिटिलीन, जो कि C2H2। C2H2 क्या है? यही है एसिटिलीन। अब फिर एक और होता है, क्या होता है? C2H4। C2H4 क्या? इसको एथिलीन बोलते हैं। ये ना प्राकृतिक रूप से पकाता है और ये कृत्रिम रूप से पकाता है। ये बात आप साइड में नोट कर सकते हैं कि एथिलीन जो है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, यानी जो पौधे में फल लगे होते हैं और वो खुद ब खुद पक जाते हैं तो वो एथिलीन के कारण पकते हैं, ठीक है। और एसिटिलीन जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं। कार्बेट है ना, कार्बेट देके पकाते हैं ना फलों को, वो एसिटिलीन के रूप में ही बदल जाते हैं। कार्बेट में पानी मारते हैं और वो एसिटिलीन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से पकाते हैं। ईथर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईथर क्या है? ईथर एक रंगहीन ज्वलनशील तरल है ईथर, ठीक है, और इसका इस्तेमाल विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रंगहीन जलन पैदा करने वाली गैस है, ठीक है, और जिसकी गंध ना तीखी होती है। अमोनिया की बात कर रहा हूं मैं। यह पानी में आसानी से घुल सकती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल बनाती है, यानी पानी में घुल कर क्या बनाती है? अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और इसका इस्तेमाल, अमोनिया का इस्तेमाल किसमें? उर्वरक में करते हैं, ठीक है, उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, और सफाई के रूप में भी इसका उत्पाद के रूप में इसका किया जाता है अमोनिया का। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। और जो ये जो है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये एक वीक क्या है? कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक एसिड है, वीक कार्बनिक एसिड। और ये किसमें पाया जाता है? खट्टो फलों में, जैसे नींबू हो गए, संतरे होंगे, इन सब में सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। किसमें किसमें? नींबू में और संतरा में पाए जाते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो अगर फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये जो होते हैं इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाता
होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? चींटी में, बिच्छू के डंक में, यानी चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में। इसीलिए थोड़ा सा चींटी और बिच्छू काट ले तो बहुत जलन होता है, ठीक है। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो कि एक तो फोटोग्राफी में यूज करते हैं, और पाया किस में जाता है प्राकृतिक रूप से? तो टमाटर, पालक का जो उपयोग करते हैं इस सब में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है ये ऑक्जेलिक अम्ल। और ठीक है, और भी ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किस में कर सकते हैं? दाग हटाने में भी कर सकते हैं, जंग हटाने में भी कर सकते हैं, और फोटोग्राफी में तो करते ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाखून की पॉलिश को हटाने में प्रयोग होता है एसीटोन, यूरिया, बेंजीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन, ठीक है। नाखून को जो है कि पॉलिश जो लगाते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यूरिया का प्रयोग, यूरिया तो हमारे मूत्र के, जो मनुष्य के मूत्र होते हैं उसके साथ भी यूरिया निकलते हैं, और यूरिया का प्रयोग खाद और उर्वरक के रूप में भी करते हैं। और बेंजीन जो है इसका इस्तेमाल, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, बेंजीन का इस्तेमाल प्लास्टिक, रेजिन, नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। और भी है बेंजीन के इस्तेमाल कुछ तरह से रबर, स्नेहक, रंग, डिटर्जेंट, दवा और कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। ये सभी आप साइड से नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वैक्स के प्रकार हैं? स्पर्मेटेसी, पैराफिन और कर्नोडबा, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं आपके वैक्स के प्रकार हैं। वैक्स जानते हैं, बालों वगैरह में भी वैक्स का ही प्रयोग करते हैं, मोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोम भी वैक्स हो गए, ठीक है। ये सारे एग्जांपल जो हैं वैक्स के प्रकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब हेलोजन की बात कर लेते हैं, तो हेलोजन परिवार जो है वो उसमें कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन के सदस्य हैं, यानी हेलोजन फैमिली में आते हैं ये सभी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और भी बात करें तो अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात है तो फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और बता दूं तो सर, अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो भी फ्लोरीन हो जाएगा। और पूछेगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो भी फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो हो जाएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। फ्लोरीन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये सभी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन है केवलार, लैक्सन, ग्राफीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्राफीन, ठीक है, क्योंकि ग्राफीन का ही उपयोग किया जाता है क्या? केवल कार्बन का बना होता है, बाकी सब चीज और भी मिक्स से रूप से बना होता है। क्या होता है मैं वो भी बताता हूं, लेकिन जो ग्राफीन होते हैं ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि जो ग्राफीन होते हैं पूर्णतः यानी टोटली कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। अब लैक्सोन की थोड़ा सा बात कर लूं। लैक्सोन जो है एक थर्मोप्लास्टिक, लैक्सोन क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है, ये एक थर्मोप्लास्टिक है। और जो है आपका ये बिस्फेनॉल ए और फॉस्जीन के बीच बहुलीकरण प्रक्रिया से बनता है। लैक्सोन कैसे बनता है? बिस्फेनॉल ए और फॉस्जीन के बहुलीकरण से ये बनता है लैक्सोन, ठीक है। और केवलर जो है, केवलार क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केवलार जो है ये पॉलीपैराफेनिलीन टेराफेथलीन नामक रासायनिक यौगिक से बना एक निर्मित प्लास्टिक है, ठीक है। यानी केवलार क्या है? एक निर्मित प्लास्टिक है। और ग्राफीन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो ग्राफीन है ये शुद्ध कार्बन से बना एक पदार्थ है, मतलब जो कि क्वेश्चन में ही था, आगे है ये कि ये ग्रेफाइट से निकाला जाता है जो कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन है हीरा, रेत, संगमरमर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरा, ठीक है। मूल रूप क्या मतलब जो जैसा मिला वैसा ही रह जाता है, तो हीरा है मूल रूप। रेत तो बनाया जाता है पत्थरों को तोड़ के, संगमरमर भी काट छाट के पत्थरों से बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? गुर्दा में, यकृत में, छोटी आंत में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। हमने प्रीवियस वीडियो में यह भी बता रखा है कि जो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारे छोटी आंत होते हैं उसमें ही पूर्ण पाचन होता है, ये बात नोट कीजिएगा। पूछेगा पूर्ण पाचन कहां होते हैं, तो छोटी आंत में होते हैं। जो छोटी आंत, हाँ पहले लीवर जो होती है ये अराउंड 1.5 से 2 kg का होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो मनुष्य में होती है लीवर ही होती है, ठीक है। लीवर के बीच में होता है गोल ब्लाडर, जो कि बाइल नाम का पिगमेंट निकालता है, जो कि पाचन प्रक्रिया में ये मदद करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है?
कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक अम्ल कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये सभी कारण है किसके, तो पत्थर होने के, ठीक है, वृक्क में पत्थर होने के। और भी एक कारण जान लीजिए, टमाटर खाने से भी पेटों में पत्थर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टमाटर होते हैं, ठीक है, टमाटर में होते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है, ठीक है, ऑक्जेलेट, और हमारे पेट में पहले से होता है कैल्शियम, और कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिला के क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इस वजह से हमारे पेट के वृक्क में पत्थर हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्रॉइड, साइटोन कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन। जो न्यूरॉन होते हैं इस प्रकार हेड होते हैं, इस प्रकार डेंड्रॉइड निकले होते हैं, और इस प्रकार होते हैं उसके एक्सॉन वाले भाग, ठीक है, एक्सॉन, जिसका मैं यहाँ डायग्राम आपके सामने दिखा देता हूं। तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, और इसी में आप देख रहे हैं ये है डेंड्रॉइड वाला सेक्शन जो हेयर लाइक निकला हुआ है, और ये है केंद्रक, ठीक है, और यहाँ ये वाला है एक्सॉन वाला भाग, और हेड वाला भाग हो गया आपका साइटोन, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फोसाइट कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी के ही टाइप होते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। और यही लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और जब एंटीबॉडीज का हमारे बॉडी में निर्माण हुआ रहता है ताकि बाहर से कोई बीमारी हमारे बॉडी के अटैक ना कर सके, ठीक है, हमारे बॉडी को अन्य बीमारी से कौन रक्षा करता है, तो एंटीबॉडी जो हमारे अंदर जनरेट हो जाता है वही करता है, ठीक है। और आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका बेसिकली काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना हीमोग्लोबिन के थ्रू। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे अंदर ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी अगर कहीं पे अगर कट जाए तो थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स, ताकि खून बाहर निकलना बंद हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसकी इकाई समान होती है। कार्य ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति, वेग घनत्व तो कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है जूल, ठीक है, दोनों की क्या इकाई होती है, जूल। जबकि वेग की बात करें तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, और शक्ति का वाट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बल और विस्थापन के गुणफल को क्या कहते हैं। कार्य, ऊर्जा, संवेग कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य, ठीक है। क्यों हो जाएगा, बल और विस्थापन, बल को F से डिनोट करते हैं और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कार्य को W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर होता है F और S। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बल और विस्थापन, यानी बल और विस्थापन के गुणफल को कार्य कहते हैं। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर इसी तरह की MCQ सीरीज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के MCQs आप कंटिन्यू देख सको।